आमिर खान बॉलीवुड के एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर जिन्हें आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक ऐसे एक्टर जिन्हें बॉलीवुड का सबसे इंटेलेक्चुअल, सिलेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। यूँ कहूँ तो आमिर खान का नाम ही काफ़ी है एक मूवी के क्वालिटी, इनोवेशन एंड इमोशनल इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि उनकी मूवी सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि कल्चरली भी ऑडियंस को बहुत ही डीप मैसेज देती है। अब वो चाहे लगान हो, तारे ज़मीन पर या हो दंगल। बट रिसेंट टाइम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी बैक टू बैक मूवीज़ फ्लॉप हो रही है। जो एक्टर एक समय पे अपने परफेक्शनिज्म एंड डिटैचमेंट के लिए जाना जाता था, वही एक्टर क्यों अभी एक बड़ी हिट के लिए तरस रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग विद आमिर खान। देखो, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में आई मूवी क़यामत से क़यामत तक से शुरू की थी, जो बेसिकली म्यूजिकल रोमांस थीम के ऊपर बेस्ड थी। मूवी एक हिट साबित होती है एंड इसी के साथ वो रातों रात सेंसेशन बन जाते। हर कोई उनके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस था। उनकी चार्मिंग लुक, चॉकलेट बाय इमेज, एवरीवन लाइक्स इट। यूँ कहूँ तो बॉलीवुड में एक नए टैलेंट का आगमन था। उनकी पहली मूवी उन्हें एज ए रोमांटिक हीरो के तौर पे तो एस्टेब्लिश करती है, बट उसके बाद की जर्नी शुरुआत थी, क्योंकि सक्सेस मिलना एंड उसे मेंटेन करने में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से एक्टर आज बॉलीवुड से इसलिए भी गायब हो गए बिकॉज अब वो सक्सेस को बराबर मेंटेन नहीं कर पाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आशिकी फेम राहुल रॉय को ही देख लो। उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत आमिर खान के टाइम पे किया था एंड सेम आमिर खान की तरह उनकी भी पहली मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। इवन उन्हें उस टाइम आमिर खान से भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता था, बट उसके बाद उनकी पोर स्क्रिप्ट चॉइसेस एंड सिमिलर टाइप की मूवीज़ करने की वजह से आज उन्हें बॉलीवुड में ना के बराबर लोग जानते। बट आमिर खान के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। पहली मूवी के सक्सेस के बाद चाहते तो वो भी सेम जॉनरा में और भी मूवीज़ कर सकते थे, बट ही न्यू अगर उन्हें इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिकना है देन अच्छे कंटेंट पे फोकस करना जरूरी है, ना कि जिस जॉनरा में सक्सेस मिल रहा है उसी को हर मूवी में रिपीट किया जाए। इसमें रिस्क भी था, क्योंकि यूजुअली ऑडियंस एक नए एक्टर से मूवीज़ को लेके इतना कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती। ऑल्सो उस समय जब ज़्यादातर ऑडियंस फैमिली ड्रामा एंड रोमांटिक मूवीज़ ही देखना पसंद करती थी। बट अनलाइक अदर न्यू कमर्स, उन्होंने सिर्फ एक जॉनरा तक ही लिमिटेड रहने का नहीं सोचा। जो स्टीरियोटाइप पहले से चलता आ रहा था उसके ऑपोजिट जाके उन्होंने मूवीज़ करने का सोचा। देखो, ये उनके लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ा रिस्की स्टेप था, क्योंकि अगर चीज़ें इधर उधर होती देन उनका करियर भी ख़त्म हो सकता था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90s एक ऐसा एरा था जब मसाला एंटरटेनर अपने पीक पे थी। सो उस टाइम ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मूवीज़ करना उनके लिए करियर एंडिंग मूवी साबित हो सकता था। जिस समय बाकी एक्टर्स ट्रेंड के साथ चल के मूवीज़ कर रहे थे, वही वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मूवीज़ कर रहे थे। अब वो चाहे जो जीता वही सिकंदर हो, रंगीला हो या हो सरफरोश, जो एक ट्रेंड था टिपिकल माचो हीरो टेम्पलेट का, उन्होंने उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। उन्हें समझ आ गया था उन्हें सिर्फ अपने स्टारडम पे ही फोकस नहीं करना है, बल्कि कंटेंट पे भी इक्वली फोकस करना है। डेट्स वाई वो कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ को अपने स्टारडम के साथ मिक्सअप करके मूवीज़ निकाल रहे थे। 1991 में आई मूवी सरफरोश उन्हें और कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज़ करने के लिए एक्साइट करती है। ऑल्सो इस मूवी के बाद ही उन्हें एज ए सीरियस एक्टर के तौर पे भी देखा जाने लगा, नहीं तो इससे पहले उन्हें एज ए रोमांटिक हीरो के तौर पे ही देखा जाता था। बट ये मूवी उन्हें एज ए सीरियस एक्टर के तौर पे भी इस्टेब्लिश करती है। अर्ली 2000 उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुआ, क्योंकि ये वही एरा था जब हमें उनकी तरफ से लगान, दिल चाहता है, मंगल पांडे एंड रंग दे बसंती जैसी आइकॉनिक मूवीज़ देखने को मिली। ये मूवीज़ सिर्फ उन्हें कमर्शियली ही नहीं बल्कि क्रिटिकली भी सबका फेवरेट बनाती है। अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे, एक ऐसे परफेक्शनिस्ट जो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करता था। जहाँ बाकी एक्टर साल में दर्जनों मूवीज़ कर रहे थे, वहीं वो गिन के 1-2 मूवीज़ ही कर रहे थे। एंड ये चीज़ हमें उनके मूवीज़ के प्रति ऑब्सेशन को दिखाती है। देखो, 2007 to 2017 इस एरा को उनके करियर का गोल्डन एरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही फेज था जब वो जिस मूवी को हाथ लगाते वही मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती थी। इस बीच उन्होंने इतने ब्लॉकबस्टर दिए कि आज भी उनके इस फेज के आसपास भी कोई भी एक्टर नहीं है। ऑल्सो ही इज़ द फर्स्ट एक्टर जिन्होंने 200 करोड़ क्लब, 300 करोड़ क्लब एंड 2000 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। उनके इस गोल्डन एरा की शुरुआत होती है तारे ज़मीन पर से, एक ऐसी मूवी जो शोकेस करती है डिस्लेक्सिया जैसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को। ये एक ऐसी मूवी थी जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से बहुत ही डिफरेंट थी। शायद इससे पहले कभी किसी ने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर मूवी बनाई होगी, बट ही डिड इट एंड एवरीवन लाइक्स इट। उसके बाद आती है गजनी, द फर्स्ट इंडियन मूवी जिसने डोमेस्टिकली 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। एक ऐसी मूवी जो वायलेंस, रिवेंज एंड इमोशनल चीज़ों को परफेक्टली मर्ज करके दिखाती है।
उसके बाद भी हमें उनकी तरफ से लाइन से ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देखने को मिलती है। अब वो चाहे 3 इडियट्स हो, धूम 3 हो, पीके हो या हो दंगल, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। वो अपने करियर के पीक पे थे, बट कहते हैं ना, वह कब बदल जाए किसी को पता नहीं। सेम आमिर खान के साथ भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। सीक्रेट सुपरस्टार के दौरान ही ऑडियंस को लगने लगा था कि वो एक ही थीम को बार बार रिपीट किए जा रहे। जो आमिर खान एक समय पे अपनी यूनिक स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए जाने जाते थे, वही आमिर खान अब अपने रिपीटेटिव कंटेंट के लिए जाने लगे। बट कहानी में ट्विस्ट आती है उनकी मैग्नम ओपस प्रोजेक्ट थग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ। ए हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी विथ ए बिग कास्ट लाइक अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ एंड ही हिमसेल्फ, ए मेसिव बजट, बैक सपोर्ट बाय वायरएफ। बट द रिजल्ट, मूवी एक बड़ी डिजास्टर साबित होती है। मोर देन ए बॉक्स ऑफिस फेलियर। मूवी आमिर खान के स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे क्वेश्चन करती है, क्योंकि हम ऑलवेज उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए उन्हें एडमायर करते आ रहे थे। सो सडन इस तरह का मूवी डिलीवर करना ऑडियंस ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मूवी के बाद धीरे धीरे उनसे ऑडियंस का भरोसा उठने लगा। मूवी की लेजी राइटिंग, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड पोर विजुअल इफेक्ट्स के चलते ऑडियंस की तरफ से मूवी को बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। साथ ही आमिर खान को भी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि किसी ने भी उनसे इस तरह का मूवी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो आमिर खान अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते थे, अब वो उस शाम को धीरे धीरे खोने लगे थे। फिर उसके बाद हमें वो सीधे 4 साल बाद लाल सिंह चड्ढा में देखने को मिलते, जो कि उनकी कमबैक मूवी होने वाली थी। बट उनकी पास्ट में की गई कंट्रोवर्सी एंड एंटी हिंदू स्टेटमेंट के चलते मूवी को बुरी तरीके से बॉयकॉट किया गया। इफ़ यू डोंट नो, देन मैं तुम्हें बता दूं कि पास्ट में वो बहुत से कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व थे। अब वो चाहे खुद के देश में सेफ महसूस ना करना हो या पीके में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, उनके पास्ट में की गई इन सब कांड के चलते ही उनकी हर मूवी को बॉयकॉट किया जाने लगा। इसके ऊपर लाल सिंह चड्ढा एक रीमेक मूवी होने वाली थी, एंड हमें तो पता ही है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद ऑडियंस रीमेक का नाम सुनते ही कैसे चिढ़ जाती है। अब भले ही मूवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर मूवी रीमेक है देन फ्लॉप होना तो तय है। एंड यही सेम चीज़ हमें लाल सिंह चड्ढा के साथ भी देखने को मिलता है। एक्चुअली कहूँ तब आमिर खान अपना वो चार्म पूरी तरीके से खो चुके थे। अगर मूवी रीमेक नहीं होती तो भी मूवी कुछ खास नहीं कर पाती, क्योंकि हमें मूवी में वो एलिमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा था जो हमें उनके पहले के मूवीज़ में देखने को मिला करता था। वो जिस कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज़ के लिए जाने जाते थे, अब हमें उनसे वो मूवीज़ देखने को नहीं मिल रहा था। ऑल्सो उनके हद से ज़्यादा ओवर एक्सपोजर भी उन्हें इफेक्ट करने लगी। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो अपने पहले के मूवीज़ में यूज़ किया करते थे, अब वो स्ट्रेटजी ऑडियंस को इरिटेट करने लगी। आई नो मार्केटिंग एक मूवी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अगर आप सुपरस्टार होके मार्केटिंग के नाम पे हर जगह दिखने लगोगे, देन ऑडियंस आपसे कैसे ही रिजेंबल करेगी। आप शाहरुख खान को ही देख लो, वो ना तो हमें किसी इंटरव्यू में देखने को मिलते एंड ना ही किसी प्रमोशन इवेंट्स में। इवन देन उनकी मूवीज़ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कमा के चली जाती है बिकॉज ऑफ उनकी पावर ऑफ स्टारडम। एंड यही सेम चीज़ आमिर खान को भी समझने की ज़रूरत है कि समय के साथ सिनेमा बदल रहा है, सो उन्हें भी बदलने की ज़रूरत है, ना कि परफेक्शन के चक्कर में ऑडियंस को फिर से थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड लाल सिंह चड्ढा डिलीवर किया जाए। ऑल्सो अगर तुमको जानना है हाउ अक्षय कुमार रूइंड हिज ओन करियर, देन उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे पॉपअप हो रहा होगा, सो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।